हेलो एवरीवन, मैं हूं राजवीर और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंपेयर टू स्मार्टफोन प्रोसेसर्स। तो बहुत ही सिंपल अंदाज में उन सारे पैरामीटर्स की बात होगी जो आपको देखने चाहिए जब भी आप दो प्रोसेसर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। प्रोसेसर फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर डिफाइन करता है, इसीलिए जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेस्ट प्रोसेसर चूज़ करें अपने लिए। लाइक उस बजट सेगमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोसेसर की स्पीड सबसे तेज़ होनी चाहिए। और ये प्रोसेसर के कंपैरिजन के लिए कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए जब भी हम खरीदने जा रहे हैं अपना अगला स्मार्टफोन। तो इस वीडियो में मैंने दो प्रोसेसर चूज़ किए हैं जो कि लेटेस्ट हैं। एक एप्पल का है A15 बायोनिक और दूसरा स्नैपड्रैगन 8 जेन 1। इन दोनों के पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं प्रोसेसर्स का कंपैरिजन करूंगा और उससे पहले मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा जैसे कि पाइपलाइनिंग या थ्रूपुट या लेटेंसी, ये सब टर्म्स क्या हैं, क्लॉक स्पीड और एक प्रोसेसर चूज़ करते टाइम इनका क्या रोल है और अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो एक्सप्लेनेशन जो होने वाला है वो सिंपल होने वाला है। लाइक किसी को भी VLSI इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिस मूवी इज़ गोल्ड, अक्षय कुमार मूवी। तो वहाँ पे होता है क्या है कि एक सीन होता है, वहाँ पे अक्षय कुमार हॉकी टीम मेंबर से बोलता है कि एक तरफ ईंटे का गट्ठर पड़ा हुआ है, आप इसको उठा के दूसरी साइड रख दीजिए। तो सारे के सारे टीम मेंबर्स क्या करते हैं कि सब पूरा एक एक ईंटा उठा के भागने लगते हैं और उधर जाके रखते हैं। तो जब तक वो लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आइडेंटिफाई करते तब तक उनसे वही काम बार बार करवाया जाता है। तो जब वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होता है कि वो सारे के सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक पर्सन ईंटा उठाता है, दूसरे को पकड़ाता है और ऐसे कर करके उधर ईंटे रखे जाते हैं। तो इससे किसी को भी बिल्कुल चलना नहीं पड़ता है और सारे के सारे जो ब्रिक्स का कलेक्शन था वो दूसरी साइड पहुंच जाता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोसेसर्स में भी यूज होता है जब भी उनकी डिज़ाइन होती है। तो इसको एक नाम दिया जाता है पाइपलाइन। तो इसको मैंने पाइपलाइन से कैसे रिलेट किया, लाइक आप खुद ही देखिए, जब मतलब सारे के सारे अलग अलग काम कर रहे थे तो एक पर्सन ईंटा उठा के ले जा रहा था, रख के आ रहा था, फिर लौट के आ रहा था, फिर दूसरा उठा के ले जा रहा था। तो जाते टाइम और आते टाइम जो वापस आने वाला टाइम था तो पूरा का पूरा ही वेस्ट हो रहा था। और जाते टाइम भी अगर वो सामने वाले पर्सन को पकड़ा देता, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता तो वो ज़्यादा बेटर रहता। बशर्ते वो लेके जाए फिर लौट के आए तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो स्मार्टफोन प्रोसेसर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट पे काम करते हैं। लाइक वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है और उसी के बेसिस पे पर्टिकुलर टाइप के इंस्ट्रक्शंस यूजर प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है और प्रोसेसर का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, एक पूरा काम होना है, उसको हम एक डिफरेंट फ्लो में डिवाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले उसको फेच करेंगे, उसके लिए अलग स्टेज है, फिर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है उसको डिकोड करना है, फिर वो ALU टाइप है तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, फिर सिमिलरली अगर वो उसमें मेमोरी की नीड है, कहीं से मेमोरी एक्सेस करनी है तो वो अगली स्टेज मेमोरी एक्सेस करने वाली है और इसके साथ साथ फिर आउटपुट में राइट करना है जो भी है। इसी के बेसिस पे मतलब जितने टाइप्स में आप चाहें डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 5 स्टेज पाइपलाइन, 3 स्टेज पाइपलाइन या 9 स्टेज पाइपलाइन, वो आपके पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड है। तो अभी मेरा काम ये बताना है कि लाइक ये पाइपलाइनिंग से काम कैसे फास्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक वही गोल्ड मूवी का जो ईंटे वाला एग्जाम्पल था उसको आगे स्लाइड्स में प्रेजेंट करूँगा और उसमें आई विल शो कि कैसे करके हमारा काम तेज़ी से हो गया। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं टोटल 5 लोगों की टीम है। अगर ये लोग 1 बाई 1 ब्रिक उठा के ले जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। पर अभी अज्यूम करते हैं कि ये सारे लोग सोर्स और वो प्लेस जहाँ ब्रिक्स को पहुँचाना है उसके बीच में लाइन से खड़े हैं और सबसे पहले फर्स्ट पर्सन पहली ब्रिक पिक करता है और सेकंड को पकड़ा देता है। फिर पहला पर्सन दूसरी ब्रिक पिक करता है और दूसरे पर्सन अपनी पहली वाली ब्रिक को अगले को फॉरवर्ड कर देता है और पीछे वाला पर्सन से ब्रिक ले लेता है। तो इस टाइप से होता क्या है कि ये सारे लोग एक समय पे आगे वाले पर्सन को ब्रिक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने पीछे खड़े हुए पर्सन से नेक्स्ट ब्रिक ले रहे होते हैं। इस टाइप से एक पाइपलाइन फ्लो सेटअप हो जाता है और जितनी भी ब्रिक्स हैं वो काफ़ी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं और काफ़ी कम हार्डवर्क लगता है। सपोज मैं एक ब्रिक फॉरवर्ड करने को 1 यूनिट ऑफ टाइम कंसीडर करता हूं, तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 5 लोग की पाइपलाइन है तो स्टार्टिंग के 5 यूनिट ऑफ टाइम में डेस्टिनेशन पे एक भी ब्रिक नहीं पहुंची है। बट जैसे ही 5 यूनिट ऑफ टाइम पूरा होता है उसके बाद हर एक यूनिट ऑफ टाइम में ब्रिक्स 1 बाई 1 आउटपुट प्लेस पे कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो एक ब्रिक को उठाते फिर रख के वापस आते तो फालतू में चलना पड़ता सभी को और हार्डवर्क भी एक्स्ट्रा लगता, उसके साथ साथ काम में भी ज़्यादा टाइम लगता। हालांकि मूवी में ये सीन टीम वर्क के नेम पे दिखाया गया है बट वी कैन रिलेट इट टू पाइपलाइन इन VLSI। मूवी का सीन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि
टर्म्स की। तो पहला टर्म है थ्रूपुट। थ्रूपुट बेसिकली रेट है प्रोसेसर की जिस स्पीड से वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियल 5 यूनिट ऑफ टाइम में एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोसेस हो रहा था, पर उसके बाद हर एक यूनिट टाइम में एक ब्रिक डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, विच मीन्स थ्रूपुट विल बी अप्रॉक्स 1 ब्रिक पर यूनिट टाइम। अगर मैं एक्जैक्टली बोलूँ तो एक ब्रिक को आउटपुट तक पहुंचाने में 6 यूनिट, 2 को 7 और एंड सो ऑन, विच मीन्स n ब्रिक्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सिर्फ n+5 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और इसके अलावा एक और टर्म होता है लेटेंसी, और इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो डेट विल बी 5 ईयर, क्योंकि आप किसी भी ब्रिक को देखें, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या nth, कोई भी ब्रिक हो उसको 5 के 5 लोगों के हाथ से होकर निकलना पड़ता है। तो अगर हम इनपुट से ब्रिक उठाने और डेस्टिनेशन पे ब्रिक रखने वाले टाइम को नेग्लिजिबल एज्यूम करें यहाँ पे, तो इवेंचुअली हर एक ब्रिक को 5 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, विच मीन्स लेटेंसी इज 5। अब मैंने इस एग्जाम्पल से रिलेट क्यों किया, क्योंकि किसी भी प्रोसेसर में क्या होता है कि किसी भी काम के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर चाहिए। तो अभी हम लोग करते क्या है कि वो हार्डवेयर डिजाइन करते टाइम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल लेता हूँ, जो कि है मिप्स प्रोसेसर की 3 स्टेज पाइपलाइन। तो एक इंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस में एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। वैसे ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि आजकल के प्रोसेसर्स में मोर देन 5 स्टेज पाइपलाइन होती ही होती हैं। तो अभी होगा क्या कि कोई भी यूजर इंस्ट्रक्शन देगा तो वो 3 स्टेज में एग्जीक्यूट होगा। पहला इंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस लेगा एग्जीक्यूट होने में, और उसके बाद हर एक यूनिट के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ पाइपलाइन, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली ईट अपने डेस्टिनेशन पे 6th क्लॉक साइकिल में पहुंची, आई मीन 6th यूनिट ऑफ टाइम में पहुंची, और उसके बाद हर एक यूनिट ऑफ टाइम में एक ईट बढ़ती जा रही है। तो इवेंचुअली अगर आपके पास 1000 नंबर ऑफ ईट है, 1005 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा उसको पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। और ये टाइम यूनिट क्या है बेसिकली, तो डिजिटल सर्किट्स में वही है क्लॉक स्पीड। लाइक जितनी फास्ट क्लॉक है उतने तेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। डिजिटल सर्किट्स में हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेज पे डाटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर्स लगाते हैं, और बीच में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट से मेरा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए डाटा पे कुछ कैलकुलेशन ईटीसी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, या बहुत सारे डाटा में से किसी भी एक डाटा को सिलेक्ट करना, या उस पर इनकोडिंग या डिकोडिंग ऑपरेशन करना। मतलब जो कुछ भी आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ते टाइम पढ़ा था, लाइक मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, वो सारे काम ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को काम करने के लिए क्लॉक साइकिल के बराबर का टाइम मिलता है। तो जितना छोटा क्लॉक पीरियड होगा, विच मीन्स उतनी ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही तेज हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होंगे। मीन्स हमको हार्डवेयर ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा जो कम से कम टाइम में, या उतने ही टाइम में जितना क्लॉक पीरियड है उतने में अपना पूरा काम कर सके। तो प्रोसेसर लेते टाइम जितनी भी हाई क्लॉक स्पीड हो वो बेटर रहेगा। हालांकि उसके साथ नंबर ऑफ कोर्स और फैब्रिकेशन प्रोसेस भी मैटर करती है। सो व्हाट इज कोर? इसका तो बहुत सीधा सा मतलब है, किसी काम को करने के लिए जितने ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे वो काम उतनी ही फास्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स हैं आपके स्मार्टफोन के पास, उतने ज़्यादा रिसोर्सेस हैं आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। अगर आपके फ़ोन के सीपीयू में 2 कोर्स हैं तो उसको डुअल कोर, 4 हैं तो क्वाड कोर, 6 हैं तो हेक्सा कोर, और 8 हैं तो ऑक्टा कोर बोलते हैं। अब कंपनीज करती क्या है कि सारी कोर्स सेम नहीं रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो जनरली एक कोर उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज और हाई फ्रिक्वेंसी पे क्लॉक होगी। तो जब भी आपको कभी हाई परफॉर्मेंस टास्क करना होगा तो प्रोसेसर उस कोर को यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि वो बाकी कोर्स से कंपैरेटिवली फास्टर होगी, और इसलिए प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए उस कोर का यूज करेगा। और कुछ कोर्स कम क्लॉक स्पीड पे चलती हैं तो उसे रेगुलर एंड लेस क्रिटिकल काम के लिए यूज करेगा प्रोसेसर। और कौन सी कोर कभी यूज करनी है, किस टाइम पे यूज करनी है, ये सब के लिए प्रोसेसर के अंदर एक ऑलरेडी लॉजिक होता है। तो आपने ये टर्म्स जरूर सुने होंगे कि लाइक बेस्ड ऑन TSMC 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो अभी प्रेजेंट में तो इस टर्म टेक्नोलॉजी नोड की डेफिनेशन इम्प्रॉपर हो गई है, क्योंकि डिफरेंट चिप वेंडर्स डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं फैब्रिकेशन में, और अपने अकॉर्डिंग लाइक 4 नैनोमीटर प्रोसेस बेस्ड सब डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जनरली टेक्नोलॉजी नोड जो कि नैनोमीटर में डिफाइंड होता है, ट्रांजिस्टर की लेंथ होती है, और ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नोड बेसिकली स्पेसिफिक जनरेशन ऑफ चिप्स को रिफर करता है जो कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेट में है। और जितना छोटा ये नंबर होगा चिप को उतना ही फास्टर और पावर एफिशिएंट बोला जाता है। सो दिस नंबर शुड बी स्मॉल फॉर प्रोसेसर। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात हो गई। अभी तो लेटेस्ट चिपसेट्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और एप्पल A15 बायोनिक का कंपैरिजन करते हैं। साथ ही साथ कुछ रिमेनिंग टर्म्स पे डिस्कशन कंपैरिजन के टाइम पे होगा। ये दोनों ही चिपसेट्स स्मार्टफोन इंडस्ट्री के फास्टेस्ट चिपसेट हैं एट प्रेजेंट। एप्पल A15 बायोनिक iPhone 13 फोन में देखने को मिल जाएगा, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 OnePlus, रियलमी, Xiaomi के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपैरिजन सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी आप किसी भी बजट में फ़ोन बाय करते टाइम आप उस रेंज के चिपसेट्स का कंपैरिजन सेम पैरामीटर्स यूज करके कर सकते हैं। तो फटाफट से कंपैरिजन शुरू करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आता है ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर के साथ, जहां पे पहली कोर कॉर्टेक्स X2 3 GHz पे क्लॉक्ड है और आर्म का V9 आर्किटेक्चर यूज हुआ है।
जो कि वन ऑफ द बेस्ट है रिसेंटली। साथ ही साथ ये आर्म आर्किटेक्चर क्या है और आर्म कंपनी बेसिकली क्या करती है और क्यों इन्हीं के आर्किटेक्चर और कोर्स इंडस्ट्री के हर एक प्रोसेसर में यूज होते हैं, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद ऑल डिटेल्स। बाकी की 7 कोर्स में से 3 कोर्स 2.5 गीगाहर्ट्ज पे और रिमेनिंग 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं। सो डिफरेंट वर्क्स के लिए सीपीयू डिफरेंट कोर्स यूटिलाइज करेगा और कोर यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर काम की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सो बेसिकली 1 कोर्स फॉर हाई परफॉर्मेंस टास्क, 3 कोर्स फॉर मीडियोकर परफॉर्मेंस टास्क एंड 4 कोर्स फॉर एफिशिएंसी और लो परफॉर्मेंस टास्क। तो ये 3 टाइप की कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में आती हैं। वाइल एप्पल में हाई परफॉर्मेंस के लिए 2 एवलांचे कोर मिलती हैं जो कि 3.22 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं और 4 एफिशिएंसी ब्लिजार्ड कोर्स 1.82 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं। सो क्लॉक स्पीड और एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से एप्पल वाला बेटर परफॉर्म करेगा यहाँ पे। हालांकि ज़्यादा कोर्स होने का एडवांटेज स्नैपड्रैगन उठा लेता है मल्टीटास्किंग के टाइम, पर फिर भी सिर्फ 6 कोर होकर भी एप्पल अपनी ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ये लोग सॉफ्टवेयर पे जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसकी वजह से एप्पल आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। स्नैपड्रैगन एंड एप्पल दोनों 64 बिट बेस्ड हैं। हालांकि मल्टीटास्किंग या फिर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्नैपड्रैगन पे 8 कोर्स और एप्पल के पास सिर्फ 6 कोर्स हैं। स्नैपड्रैगन 4 नैनोमीटर फैब प्रोसेस पे बेस्ड है वाइल एप्पल 5 नैनोमीटर पे। तो जैसा मैंने पहले बताया हीट इशू पावर एफिशिएंसी में स्नैपड्रैगन यहाँ पे बेटर रहेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन के पास न्यूली लॉन्च्ड एड्रेनो 730 जीपीयू है और एप्पल के पास उनका खुद का 5 कोर वाला जीपीयू है जो कि अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। दोनों में ही LPDDR5 तक का रैम सपोर्ट है। हालांकि स्नैपड्रैगन थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक्ड रैम हैंडल कर सकता है। स्टोरेज के मामले में स्नैपड्रैगन eMMC से लेके UFS 3.1 सभी टाइप की स्टोरेज का सपोर्ट करता है। स्टोरेज टाइप्स पे भी एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि UFS 3.1 हमें सबसे तेज राइट एंड रीड स्पीड प्रोवाइड करके देता है जो कि एंड्रॉइड में यूज होता है मोस्टली। लेकिन एप्पल में NVMe टाइप स्टोरेज सपोर्ट है जो कि UFS 3.1 से भी फास्ट है। तो क्लियरली यहाँ पे एप्पल इज विनर। कैमरा के मामले में स्नैपड्रैगन 36 मेगापिक्सल के 3 और 64 और 36 मेगापिक्सल के 2 कैमरा को प्रोसेस कर सकता है और सिंगल कैमरा के मामले में 108 मेगापिक्सल का प्रॉपर सपोर्ट करता है और ये लिमिट 200 मेगापिक्सल तक एक्सटेंड हो सकती है। एप्पल मोस्टली अपने कैमरा हार्डवेयर की डिटेल्स हिडन रखता है, बट जितना भी इन्फो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है 12 MP का सिंगल और 12+12 MP के ही डुअल कैमरा सपोर्ट कर सकता है। वीडियो कैप्चर के रिगार्डिंग स्नैपड्रैगन 8 के 30 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 4K अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर कर सकता है, जबकि एप्पल A15 बायोनिक सपोर्ट्स ओनली अप टू 4K कैप्चर। तो यहाँ पे भी स्नैपड्रैगन इज बेटर। दोनों में ही क्वालकॉम के मॉडेम का यूज हुआ है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में X65 मॉडेम और एप्पल A15 बायोनिक में X60 मॉडेम। दैट्स वाई डाउनलोड एंड अपलोड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स आर लिटिल हायर इन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। Benchmark scores basically provides a number by which you can predict performance of processor. However, we should never rely on single benchmark score. Antutu and Geekbench 2 फेमस बेंचमार्क्स हैं जहाँ पे अंततः स्कोर CPU, GPU, रीड स्पीड, राइट स्पीड, रैम इनफैक्ट इंटायर स्मार्टफोन परफॉर्मेंस को टेस्ट करके आपको स्कोर निकाल के देता है, जबकि Geekbench CPU एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे स्कोर डिसाइड करता है। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्नैपड्रैगन को 10 लाख से भी ज़्यादा का अंततः स्कोर और वहीं पे एप्पल को करीब 8 लाख का अंततः स्कोर मिला है। सो क्लियरली स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इज विनर हियर, जबकि Geekbench सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों में एप्पल इज विनर। सो ये था इन दोनों प्रोसेसर्स का कंपैरिजन। आप कभी भी फ़ोन लेते टाइम अपने प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़ जरूर देखिए और इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे और बाकी सारी नीड्स सच एज कैमरा, रैम, स्टोरेज ETC देख के अपना फ़ोन डिसाइड कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेसर तो अच्छा लगा होता है फ़ोन में, बट स्टोरेज के मामले में eMMC स्टोरेज यूज़ कर लेते हैं। हालांकि प्रोसेसर का सपोर्ट UFS 3.1 तक होगा, बट अगर फ़ोन में eMMC यूज़ हुआ है तो ऑब्वियस है कि आपकी स्टोरेज स्पीड लेस हो जाएगी और eMMC आउटडेटेड है प्रेजेंट टाइम पे। सो ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने चाहिए अपना फ़ोन चूज़ करते टाइम। सो दिस वीडियो वाज लिटिल डिफरेंट बिकॉज इसमें VLSI या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ एक कंपैरिजन भी है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।